होगा पास पेपर 5 पेज 572 पेज 572 आतिफ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. Atif is a chartered accountant and has been working as manager accounts in an unlisted public company MNZ Limited. सब मौजूद हैं यहाँ. अब आपको पता लगेगा कि 8 नंबर लिखने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं. आप लिफ्ट नहीं करा रहे थे, ठीक है. निशान थोड़े से इधर हो जाए. अच्छा जी, अब While preparing financial statements for the year 31 दिसंबर 16, CFO ने कमरे में बुलाया. CFO मेरी तरह जैसे मैं नहीं कहता आओ ना जरा खुशबू लगा आगे. CFO ने कहा, CFO MNZ who is also a chartered accountant, वो भी CA है. आतिफ भी CA है लेकिन मैनेजर अकाउंट्स है. और ये MNZ का CFO ये भी CA है. जाहिर है ये फिर FC होगा शायद, वो AC है, ठीक है. ये जरा सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है और अफसर भी है, बॉस भी है. इन्फॉर्म्ड, इत्तला दी है. ये जो बॉस है ना, बॉस, इसके बारे में एक बात याद रखना, ये इन्फॉर्म, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, ये सिर्फ नाम की होती हैं. हाँ, ये मतलब यही होता है, हुक्म ही होता है, ठीक है ना. खैर बताया उसने. आतिफ, डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग टू हैव द कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. लिस्टेड कंपनी का फायदा क्या होता है? हाँ, शेयर्स, पैसों की जरूरत पड़ी आम पब्लिक से भी ले सकते हो शेयर इश्यू करके, ठीक है ना. तो ये फायदा होता है. अब वो कह रहा है, अब CFO ने बुलाया है आतिफ को. आतिफ एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट है और CFO बॉस है. उसने आतिफ को बुलाया और बुला के कह रहा है, यार डायरेक्टर्स ये सोच रहे हैं कि कंपनी को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा दे. कॉन्सिक्वेंटली इस वजह से CFO वांट्स टू शो हायर. CFO wants to show higher profits. क्यों? ताकि लिस्टिंग, देखो लिस्टिंग जब करवानी है तो आपके शेयर की अच्छी कीमत लगेगी आपके मामलात को, प्रॉफिट्स वगैरह को देखते हुए. CFO wants to show higher profit and asked, रिक्वेस्टेड भी लिखा हो तो बॉस है, asked Atif to identify areas where book adjustments can be made. चेक करो अब कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया हैं जी. वो क्या कहते हैं ना, चलो छोड़ो जी, शेर फिर कभी सुनाऊंगा, ठीक है. ये गर्दिश अय्याम ने आपको कहाँ लाके खड़ा कर दिया कि आपका बॉस आपको बुला के कह रहा है ऐसी जगह तलाश करो जहाँ पे गड़बड़ेशंस कर लें. ये मतलब होता है बुक एडजस्टमेंट्स का, ठीक है. CFO wants to show higher profits and has asked Atif to identify areas where book adjustments can be made. भाई वो एरियाज ढूंढो जहां पे हम जो है वो कोई हाथ सीधा कर सके. क्यों? ताकि प्रॉफिट हाई हो जाए. मतलब सर वो इम्पेयरमेंट ना करें, कोई बात नहीं, रिवर्स में लॉस आ रहा है जाने दें. सर डेप्रिसिएशन की ऐसी गलत बात, सर FIFO से एफको पे चले जाते हैं. सर ऐसे फजूल बातें ना किया करें, ठीक है. ये बहुत गलत बात है क्योंकि आपके बॉस इस वक्त बायस्ड हैं. वो दूसरा प्रिंसिपल कौन सा है? ऑब्जेक्टिविटी को ब्रीच कर रहे हैं क्योंकि वो हायर प्रॉफिट्स क्यों शो करना चाहते हैं? ताकि शेयर लिस्ट करवा लें हम, ठीक है, कंपनी को लिस्ट करवा लें. अच्छा चलो, ये तो चलो बॉस ने कह दिया था, बॉस को तो कहना ही काफी था. ही ऑल्सो इन्फॉर्म्ड दैट if MNZ is able to list the shares at a price of 35 or more, जाहिर है अच्छे प्रॉफिट तो अच्छा शेयर लिस्ट हो जाएगा. 35% से ज़्यादा पे लिस्टिंग करा लेते हैं. all managerial staff would be given an additional bonus this year. अंडर द टेबल नहीं, बोनस दे रहे हैं. अंडर द टेबल. अच्छा जी, आतिफ है बेचारा मैनेजर अकाउंट्स, ठीक है जी. और CFO साहब हैं जनाब हमारे बॉस है CFO ना, बोलो CFO. अच्छा ले जी. अब जनाब मुझे ये बताएं, बल्कि सवाल से पूछते, सवाल क्या कहता है? एक्सप्लेन
ब्रीफली एक्सप्लेन, अभी एक्सप्लेन करना सिखाना है आपको, हाउ सीएफओ इज इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ICAP कोड्स ऑफ। अच्छा मैंने IFRS 8 के 2 सवाल सोचे हैं, एक भी हो जाए तो खैर है जी। एक्सप्लेन हाउ द CFO इज इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ICAP कोड ऑफ एथिक्स। अब एक मिनट भाई, एक मिनट मुझे बताओ प्रिंसिपल्स हैं कौन कौन से? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी सही लिखे हैं स्पेलिंग, एक मिनट, ऑब्जेक्टिविटी, अब जी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है जी, और प्रोफेशनल बिहेवियर। अच्छा जी, अब मुझे बताइए, सारे याद हैं, सारे लिख दें, क्या ख्याल है? जहां पर ज्यादा लिख रहे थे नंबर कटेंगे। नहीं 5 याद हो गए सर, मसला क्या है? हम आप एथिक्स पे रोला डाला हुआ है, एथिक्स एथिक्स एथिक्स, 5 एथिक्स हैं, रट्टा हमारा इतना जबरदस्त है, याद कर लेंगे। वो पूछेगा कौन कौन से प्रिंसिपल ब्रीच कर, हम 500 लिख देंगे, कोई तो होगा कोई तो होगा। अगली बार वो कहेगा सीख क्या हो कौन से वाला है, ठीक है? तो भाई ये 5 प्रिंसिपल्स हैं, अपना जहन नहीं लड़ाना, ठीक है? कोई जरूरत नहीं जहन लड़ाने की, पक्के पक्के रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है? आपको समझा दिए जाते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज आपने 2 चीजें आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है? ये जो बॉस जो है, ये बॉस जो है, ये क्या कह रहा है और ये क्यों कह रहा है, बस इतनी सी बात है। आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन कौन से वाले लगने हैं, ठीक है जी? और दूसरी बात, क्यों कह रहा है। अब अगली बात ज्यादा अहम है, ये जो बात है ना, क्या कह रहा है, बताओ क्या कह रहा है? कह रहा है बुक एडजस्टमेंट्स के लिए एरिया आइडेंटिफाई करो ताकि हायर प्रॉफिट शो कर सके। तो इसने सोच के बताओ, इसने कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया ना, मतलब फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं होगी इसके अंदर, इंटेग्रिटी, ही इज नॉट एक्टिंग ऑनेस्टली। तो भाई ये एक तो ये इंटेग्रिटी कहां से मिला, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, जब आपने देखना है जाकर तो आपको जवाब मिलेगा, इंटेग्रिटी वहां पे पता लगी, ठीक है? और अगली बात, क्या कह रहा है से ही आपको पता लगेगा कि ये कोई शराफत है यार, लोग क्या कहेंगे यार, सीएस ऐसे होते हैं, ये ऐसा काम करने जा रहा है जिससे हमारे प्रोफेशन के ऊपर धब्बा लगेगा। इसका मतलब जो क्या कह रहा है उससे मुझे पता चला कि ये इंटेग्रिटी को ब्रीच कर रहा है और ये प्रोफेशनल बिहेवियर को ब्रीच कर रहा है। यहां तक को मसला। अच्छा, अब अगली बात आती है, क्या क्यों रहा है यार, क्या क्यों रहा है कि प्रॉफिट्स बढ़े? एक तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बुक एडजस्टमेंट्स के एरिया आइडेंटिफाई करो, ये कह रहा है। तो जब ये कह रहा है तो बेईमानी कर रहा है ये कहते हुए, और प्रोफेशनल बिहेवियर को ब्रीच कर रहा है। क्या क्यों रहा है? नहीं मतलब वो क्या धोखा दे रहा है, धोखा क्या कह रहा है? सवाल में जो बात लिखी है वो लिखनी होती है। क्या क्या क्यों कह रहा है? हायर प्रॉफिट्स, तो चलो ठीक है, हायर प्रॉफिट्स आए ताकि लिस्टिंग मिले। इसका मतलब ये न्यूट्रल तो नहीं हो सकता, ये न्यूट्रल तो नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां से पता चला, क्यों कह रहा है से पता चला कि ही इज इन ब्रीच ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ऑल्सो, ठीक है जी? बस ये 3 ही है, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी जी, ठीक है? ये 3 प्रिंसिपल्स तो लिखना शुरू करते हैं आप। ये देखो जी, ये बस। अच्छा, अब एवे नहीं मुंह चुक के जबरदस्ती कॉन्फिडेंशियलिटी, ओ भाई कहां से कॉन्फिडेंशियलिटी, कहां कॉन्फिडेंशियल ब्रीच हो रही है? किसने कहा? सवाल है कहीं लिखा हुआ है कि वो उसको पता ही नहीं है कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है? नहीं है, कहीं लिखा हुआ है कि उसको फ्लां स्टैंडर्ड का पता नहीं है उसको? ऐसी बात जब होगी सवालों में वो भी आएगी, ठीक है? तो बस ये 2 सवाल आप सीने से लगाकर रखें, क्या कह रहा है ये आपको बता देगा, और फिर क्यों कह रहा है ये आपको भी बता देगा। ये 2 सवाल करते जाओगे तो पता लग जाए कौन से प्रिंसिपल्स जो है वो ब्रीच हो रहे हैं, ठीक है?
वैसे आपस की बात बताऊं, चलो ठीक है बाद में बताऊंगा, फिलहाल लिखो वक्त आने पे। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द सीएफओ इज इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। जल्दी से ओपन करें, लिखना शुरू करें। पार्ट 2 अभी नहीं शुरू करना, मैं पहले एक लिखवा लूं। चले शुरू कर दें पार्ट 2। बच्चे बुक्स ओपन करें तब तक, कॉपीज। जी बच्चों रजिस्टर ओपन करें और लिखना शुरू करें। द सीएफओ इज इन ब्रीच ऑफ फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। नंबर 1, जी द सीएफओ इज इन ब्रीच ऑफ फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। अब लिखो नंबर 1 इंटेग्रिटी, और पहले ये वाली लाइन लिखनी है आधी, बल्कि ये भी थोड़ी कम कर लो, याद करने वाली ना सिर्फ इतनी रख लो, इतनी भी काफी है। ये लाइन अब लाजमी है लिखनी, अब मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है तो लिखो एन अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू, पहले हेडिंग कर दिया आपने इंटेग्रिटी। अब इंटेग्रिटी के बारे में थोड़ी सी बात बता के साथ ही उसको टच कर देंगे हम सवाल के साथ, ठीक है ना। तो एन अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। देखो यहां तक देखकर मैं पानी पी लूं। ये कॉपी पेस्ट करनी है लाइन, तभी जान छूटेगी, वरना तो आप इंटेग्रिटी को समझाने में 3-4 लाइनें लिख दोगे, वो भी शायद समझ ना आए उसको। फिर तो बेहतर नहीं है एक लाइन लिख लो कोड वाली, सिर्फ ये कोड की एक लाइन लिखी है मैंने, बस ये याद कर लो। अब डालेंगे ना यार, अब तरतीब अब सिखाऊं और टेस्ट में पहले डाला हूं जी। A chartered accountant, an accountant is required to be straightforward and honest in all professional and business relationships। लिख लिया जी। अब आप इसको साथ जोड़ो इसके, इन दिस केस। अब देखो क्या कह रहा है, आपने इंटेग्रिटी में लिखना है, क्यों कह रहा है ना लिख देना, सारी गड़बड़ कर दोगे, ठीक है ना। अब बोलो इन दिस केस सीएफओ, यहां से उठाना है वही वाली बात, वो जैसे मिसें कहा करती थी छोटी क्लासों में कि जवाब सवाल में ही मौजूद है। ये हाँ आज भी ऐसा ही हो रहा है। यहां पे यार देखो सीओ वांट्स हैज आस्क्ड आतिफ टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर, ठीक है। लो भाई बोलो, इन दिस केस सीएफओ हैज आस्क्ड आतिफ टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर बुक एडजस्टमेंट्स कैन बी मेड। मैंने यहां से उठाया, ये देखो वो भी लिख देना, वो बाद में लिख लेते हैं। असल बुक एडजस्टमेंट का लफ्ज जो है ना, ये टिपिकल लफ्ज है इसी, चलो बहरहाल ठीक है वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। हैज आस्क्ड आतिफ टू आइडेंटिफाई, देखना जरा क्विकली है वरना IFRS 8 रह जाएगा प्लीज। अब ये एक एक सवाल आपको होमवर्क में मिलेगा और एक एक कैसे डिस्कस होगा, अब ठीक है ना, ये एथिक्स ऐसे ही होता है जी। CFO, in this case CFO has asked Atif to identify areas where book adjustments can be made so that higher profits can be shown, so that higher profits can be shown, so that higher profits can be shown, therefore CFO is in breach of integrity, therefore CFO is in breach of integrity। जी भाई सेल्फ इंटरेस्ट वाले सर उठाओ जरा, मुंह दिखाओ। हाँ भाई मैं बात प्रिंसिपल की कर रहा हूं, तुम थ्रेड्स पे लेके जा रहे हो। इंटेग्रिटी इज प्रिंसिपल, ब्रीच किया है सीएफओ ने, थ्रेट तो बेचारा तुम और मैं एम्प्लॉय फेस करता है, ये प्रिंसिपल ब्रीच हो रहा है, समझ आइए। करते हैं अभी, अब डायरेक्टर्स का सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होगा,
हाँ डायरेक्टर्स हमारा कोड डायरेक्टर्स पे तो नहीं लगता भाई, सीएस पे लगता है। अच्छा जी, फिलहाल भाई बात हो रही है किसकी, जो प्रिंसिपल ब्रीच किया वो किसने किया, आतिफ बेचारे ने। तुमने आतिफ, तुमने या मैं भी आतिफ ही हूं, ठीक है। सीएफओ ने किया या हमने किया भाई, नहीं सीएफओ ने किया प्रिंसिपल ब्रीच, ठीक है। तो अभी सिर्फ हमने तो कुछ भी नहीं किया जी। चलें, हो गया इंटेग्रिटी नंबर 2। एज लिखो हेडिंग दो प्रोफेशनल बिहेवियर, बल्कि तरतीब ही चलो, ऑब्जेक्टिविटी। दूसरी हेडिंग दो ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, अब इधर आओ। अब ये लाइन माजरत के साथ मैं क्या कर सकता हूं, ये लाइन अब ये 4 बार याद पढ़ोगे, याद वैसे ही हो जाती है। इसमें मुझे अब इतना याद आ रहा है, जितने दो तीन बार आपको पढ़ाई है इस दफा, इतना याद आ रहा है कि उसमें सिर्फ इस तरह से था कि वो कॉम्प्रोमाइज ना हो उसकी जजमेंट, ठीक है, कुछ ऐसी बात थी। अब आप तो ध्यान से 2-3 बार याद करने के लिए पढ़ोगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स, लिखो यहां से देखकर, ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स, हेडिंग दी ऑब्जेक्टिविटी। Objectivity requires an accountant not to compromise professional or business judgment because of bias, conflict of interest or undue influence of others. इतना भी काफी है वैसे। अगले जरूरत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ रहा है, उसका भी शायद वो भी मैनेजर्स में आ जाए। इन्फ्लुएंस तो नहीं है मेरे ख्याल में, इतना काफी है, ये ज्यादा बेहतर है। ये और छोटा कर दिया आप, ये ले, बिकॉज ऑफ बायस। वो बायस में ही ना फिर दूसरे कवर हो जाएंगे। बायस मेरी अपने इंटरेस्ट की तरफ जा रही है, बायस मेरी डर की वजह से किसी और तरफ जा रही है, तो बायस मतलब बायसनेस आ रही है, क्यों, मेरा इंटरेस्ट है। बायसनेस आ रही है क्यों, डंडा है। तो बायसनेस में वो कवर हो जाते हैं, इसलिए इतना लिख लो, ये काफी है, ठीक है। अब थोड़ा और बेहतर हो गया। ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस। अब आगे सवाल पे, अब लिखो जी, एज द सीएफओ हैज आस्क्ड आतिफ टू आइडेंटिफाई, जो आगे लंबी बात करनी पड़ेगी इसमें, आगे हमने क्यों की बात करनी है, ठीक है ना। एज सीएफओ हैज आस्क्ड आतिफ टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर बुक एडजस्टमेंट कैन बी मेड so that MNZ is, so that higher profits, ये भी लिखी दो साथ, so that higher profits are shown and, क्यों कह रहा है असल में तो ये बताना था ना, so that higher profits are shown and MNZ is able to list the shares, and MNZ is able to list the shares on Pakistan Stock Exchange। वो छोड़ दो, खैर है, हायर वो तो बाद में कर लेंगे। बस क्यों वो क्यों चाह रहा है हायर प्रॉफिट्स दिखाना, लिस्टिंग हो जाए, वो अगली बात है, फिर बोनस ये वो, लिस्टिंग के लिए तो वो पहले से कह रहा है ना। तो ये मैंने कहा, एज द सीएफओ हैज आस्क्ड आतिफ टू आइडेंटिफाई बुक एरियाज वेयर बुक एडजस्टमेंट्स कैन बी मेड so that higher profits are shown and MNZ is able to list the shares on Pakistan Stock Exchange। वो सेफ गार्ड्स हैं, वो भी हैं आज जी, बताता हूँ प्रैक्टिकली क्या करना है। हाउ यू शुड रिस्पॉन्ड, आखिरी पॉइंट है ये, 8 नंबर आग का दरिया है, डूब के जाएंगे इंशाल्लाह आज जी। कहाँ थे यार, बीच में डंगियां देते हो कभी कोई यार, मैं लिखवा लूं यार, हाँ ठहर जाओ। सो दैट MNZ इज एबल टू लिस्ट द शेयर्स ऑन पाकिस्तान, या यूं भी लिख सकते थे, सो दैट कंपनी गेट्स लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। देयरफॉर CFO इज नॉट एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, ये CFO लैक्स ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है जी। समझ आ रही है, अब लिखने का तरीका सर में आज सिखाना है और कुछ नहीं। आगे चलो, तीसरा क्या है जी, प्रोफेशनल। अब इसमें भी बात वही लिखनी है जो पहले लिखकर आए। क्या कह रहा है कि प्रॉफिट्स हाई शो करने के लिए बुक एडजस्टमेंट्स कर लो, तो ये तो प्रोफेशनल बिहेवियर को ब्रीच कर रहा है।
ठीक है ना। तीसरी हेडिंग दो, मैं बताता हूँ क्या सोचा है। तो क्या सोचा है जी, प्रोफेशनल बिहेवियर। अब आगे आओ, इधर इधर देखो भाई, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कॉन्फिडेंशियली नहीं, डायरेक्ट आए इधर। और यहाँ पे भी कोई लॉ रेगुलेशन तो नहीं तोड़ रहा, फिलहाल तो सिर्फ एक ही बात करनी है, बस यही कर दें। एन अकाउंटेंट शैल अवॉइड एनी कंडक्ट दैट माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। ये बात भी लिखी तो बताया ना आपने कि प्रोफेशनल बिहेवियर है क्या था और उसने ब्रीच कैसे किया, ठीक है ना। तो ये बात तब पूरी होती है। अब ये प्रैक्टिस से आएगी स्पीड। 8 नंबर लेना को आसान काम है और छोड़ना बहुत आसान काम है, अगली बार दोबारा पढ़ना पड़ता है, बस इतना होता है। एन अकाउंटेंट अवॉइड एनी कंडक्ट दैट माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। फुल स्टॉप के बाद आगे लिखें, हेयर CFO इज आस्किंग आतिफ, हेयर आगे एक मिनट, हेयर इन ऑर्डर टू शो हायर प्रॉफिट। जरा जुमला ही चेंज कर लो यार, कॉपी पेपर से फर्क तो नहीं पड़ता, मेरा दिल नहीं कर रहा था। हेयर इन ऑर्डर टू शो हायर प्रॉफिट्स, in order to show higher profits, CFO has asked Atif to, here in order to show higher profits, CFO has asked Atif to identify areas where book adjustments can be made. Book adjustments can be made. He is not, या ठहरो क्या कहें, he is not acting, बल्कि आसान ही रखें, वही बात ठीक है। he is in breach of professional behavior, जान छुड़ाओ। ठीक है जी, आगे बढ़ो, बस ये हो गया, ये 3 ही थे। जी नहीं हो सकता, अभी 3 ही आए हों। अच्छा जी, अब मेरे बच्चों, आतिफ जो मैनेजर अकाउंट्स है वो एक एम्प्लॉई है। बेटा इधर देख लो, एम्प्लॉई देखो ब्रीच किया है प्रिंसिपल्स को बॉस ने, और एम्प्लॉय तो फेस करेगा थ्रेट्स। मेरे दोस्त, एम्प्लॉय फेस करेगा थ्रेट्स, ठीक है। तो आगे पढ़ो, ऑल्सो स्टेट द पोटेंशियल थ्रेट्स दैट आतिफ मे फेस अंडर द अबव सर्कमस्टांसेस। ठीक है, एंड के बाद अभी तीसरी बात भी रहती है। अब यही तो कह रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करोगे तो ये जुमले जल्दी लिख पाओगे। सिर्फ एक लाइन इसीलिए कहा याद करो, वहां पे इतनी देर सोचने में भी ना लगे कि इंटेग्रिटी का क्या मतलब है, प्रोफेशनल बिहेवियर का क्या मतलब है। आपके फायदे के लिए बात समझा दी थी, लेकिन कहा था कि 1.5 लाइन, एक लाइन याद, उसको भी आज छोटा कर दिया यार। पर अभी याद ना करो तो क्या कर सकते हैं, फिर 8-10 नंबर जाया होंगे। या ये 8-10 नंबर आपने कर भी लिया तो ये किसी और का सर जरूर ले जाएंगे सवाल के अंदर, पर्चे के अंदर किसी और सवाल का, जिसपे आप ये खुली डुली कहानियां लिखने लग जाएंगे। तो क्विकली लिखने की कोशिश करनी है, उसके लिए थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। समझा के ही कहा था ना कि आधी लाइन याद कर लो, वो सिर्फ इसलिए है कि समझ आपको आ गई। अब ये जो एक लाइन है इसको लिखते हुए ना सोचना पड़े पर्चे में, पर्चे के अंदर जरा स्पीड बढ़ जाए, ठीक है। हाँ जी, अब थ्रेट्स कौन कौन से हमने पढ़े थे? सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, और इंटीमीडिएशन, बॉस का खौफ। ये तो पहले ही है भाई, कह रहे हैं सब, कह रहे हैं जी ये तो पहले ही है, ठीक है। यहां पे भी ये नहीं करना दिन नंबर नहीं भाई। याद रखो, जब भी बॉस एम्प्लॉय, ये मैं आपको ना एक सफा भी है उसके ऊपर दिखाऊंगा, 2 ही तरह के सवाल आते हैं नॉर्मली, ठीक है, जिनमें से ज्यादा टाइप ये वाली है। बॉस एम्प्लॉय को कुछ गलत काम करने को बोलेगा, एम्प्लॉय उस थ्रेट्स को फेस कर रहा होगा, और बॉस जो है वो उन प्रिंसिपल्स को ब्रीच कर रहा होगा, ठीक है। अब ये सिचुएशन जब भी आएगी तो एम्प्लॉय ने जो थ्रेट फेस करना है वो इंटीमीडिएशन है, इसके अलावा और कोई नहीं है, इसके अलावा और कोई नहीं है, सिर्फ एक थ्रेट। बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर अगर ये सिचुएशन आएगी तो सिर्फ एम्प्लॉय कौन सा थ्रेट फेस करेगा, और कोई नहीं। हाँ,
अगर सवाल के अंदर वो ऐसी बात लिख दे जैसे जाते जाते बॉस ने कहा था, अच्छा सुनो, अगर लिस्टिंग 35 से ऊपर हुई तो तुम्हारा भी एसी पक्का, मेरा भी एसी, तो क्या आ जाएगा? सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं, सेल्फ रिव्यू एडवोकेसी घुसा रहे हैं, फेमिलियरिटी, क्या मतलब यार, हद हो गई। ठीक है, तो बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो, इंटिमिडेशन थ्रेट तो होगा ही होगा। अगर साथ में कोई फाइनेंशियल या कोई दूसरा बेनिफिट अटैच कर दिया जाए तो फिर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी होगा। ठीक है, एडवोकेसी नहीं है जी, उसी की बात ही कर रहा हूँ। ये इसी के बेस में मैंने कहा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आया, मैंने टिक लगा दिया है। मैंने कहा था सिर्फ एक थ्रेट होता है इंटिमिडेशन, लेकिन अगर अगली बात शायद उस वक्त आप पढ़ रही थी वहां से, अब मैं ये बोला लेकिन अगर सवाल में वो ऐसी लाइन लिख दें कि तुम्हारा और मेरा बोनस पक्का, या तुम्हें बोनस मिलेगा, या बोनस नहीं इवन तुम्हें ट्रांसफर अच्छी जगह कर देंगे, तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, यानी फाइनेंशियल या अदर कोई भी आपके जो बेनिफिट लग जाए तो वो सेल्फ इंटरेस्ट को ले आएगा। अगर ऐसी कोई बात ना हो तो फिर बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही थ्रेट होता है और वो क्या होता है? इंटिमिडेशन। ठीक है, लिखना शुरू करो। फॉलोइंग आर जी, 8 नंबर के लिए बेटा ये सब लिखना पड़ना है, आप छोड़ दें 42 नंबर पे पेपर रह जाए तो फिर 8 नंबर बहुत सारे होते हैं जी। आतिफ में फेस फॉलोइंग पोटेंशियल थ्रेट्स। नंबर 1 सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, पहले इंटिमिडेशन लिखना है, चलो मैंने कहा आपकी तरतीब ना खराब हो। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इधर देखो है कि थे ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के बारे में पहले बताना है। बस ये मैं चाहता हूं कि ये डेड लाइन आपको ना लिखनी पड़े। यकीन करो 8 नंबर का मतलब पता है क्या? 8 इंटू 1.8 करो ना जरा, 15 मिनट तक तकरीबन आपने लिखना है, 14-15 मिनट तक। तो 14-15 मिनट तक लिखोगे तो 8 नंबर मिलेंगे। अब वो क्या लिखोगे? अच्छा, अब कहानियां, अच्छा बचत हो सकती है, ये डेड लाइन याद करो, सवाल के साथ टच करो, हो सकता है 10 मिनट में लिख के फारिग हो जाए, तो ये 4 मिनट 5 मिनट जो बचे अगले सवाल में लगा लोगे। बाकी आपकी मर्जी है, इस दफा नहीं करना तो अगली बार से लिखना शुरू करो। तो आप जो कर लेगा वो इस दफा पास कर लेगा ना फिर तो। दिस इज द थ्रेट दैट अ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट विल इनअप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जजमेंट ऑफ बिहेवियर। ठीक है, आप लिखो, मुंह टेढ़ा करके बोलूंगा, हेयर नहीं लिखा गया, अच्छा सॉरी। तो ये तो ऐसे भी लग सकता, दिस इज द थ्रेट दैट अ फाइनेंशियल और अदर डॉट डॉट डॉट, घर जाके पूरा कर लेना, 1.5-2 लाइन छोड़ दो। हाँ, दो गई यार, मुझे IFRS 8 करवाना है, करवा के छोड़ूंगा इंशाल्लाह, ये तो होगा। जूम मीटिंग है आज, कल सोचेंगे इंशाल्लाह। हफ्ते को तो आपकी क्लास है एक्स्ट्रा, वैसे बता दूं, और होगी तकरीबन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2:15 बजे से 5:15 बजे तक। एक, अच्छा चलो 2:15 से 5 बजे तक। नॉर्मल क्लास होगी, इट वुड नॉट बी एक्स्ट्रा क्लास, जो नॉर्मल चल रहा है वो पढ़ाया जाएगा। ऐसा हो गया है, वरना संडे ऑन करना पड़ेगा। अच्छा, वो मैं नहीं करूंगा, बेटर नहीं, आप लोग तशरीफ ले आएंगे। और भाई मुझे ये बताओ हाथ खड़ा करके, आप लोगों की MFE क्लास ही होती है ना? बस किस किस की होती है? बस मैं सर से बात कर लूंगा, अगर तो सर ने ऑन ही किया तो सर से पूछ लूंगा कितने बजे ख़त्म करना है, और उनको थोड़ा जल्दी भी ख़त्म करवा लूंगा, मसला कोई नहीं उस दिन, और फिर मैं उस हिसाब से कल टाइम अनाउंस कर दूंगा। मैंने मशवरा नहीं मांगा, टैक्स की क्लास भाई उससे पहले ही होगी, हम 3 बजे के बाद का सोच रहे हैं, बाकी फिर जो क्लास रह जाए वो ऑनलाइन उतना हिस्सा ले लेना, ठीक है ना? मैं MFA की क्लास के साथ जो है वो आपका क्लैश रिमूव कर लूँगा, और उसके बाद फिर टैक्स वाले बच्चे जो हैं उनका लेक्चर जल्दी वहाँ पे शुरू करवा दूंगा, जो कुछ मेरे लिए मुमकिन होगा मैं सब कर दूंगा, ठीक है? लेकिन आपको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह हम लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है?
आपको कल पढ़ेंगे नॉर्मल जो चल रहा होगा, ठीक है जी। कल आपके साथ टाइम में शेयर कर दूंगा, नॉर्मल क्लास होगी हफ्ते वाले दिन। तो कल क्या दिन है? कल जुमेरात है ना। चलें, कल मैं आपको इंशाल्लाह फिर टाइम कंफर्म करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर आप फैसला कर लीजिएगा आपने आना है या आपने ऑनलाइन पढ़ना है। अगर ऑनलाइन गए बच्चे और मुझे कम लगे, मैंने गिनती करनी आज करके जाऊंगा, मुझे कम लगे तो मैंने ज़्यादा पढ़ा देना है, मैंने असर के बाद ही बुला लेना है, मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। लिखें। अच्छा भाई आप ऐसे कर लें, मुझे इतनी देर आपने बुलवाया है ना फजूल वाला, तो अब ऐसे करना है जो भी यार वैसे एक ही रह गया, चलो ठीक है। दिस इज द थ्रेट दैट फाइनेंशियल अदर इंटरेस्ट विल इन्फ्लुएंस द चार्टर्ड अकाउंटेंट जजमेंट ऑफ बिहेवियर। लिख लिया आपने? अब यहां पर आपने क्या बात करनी है? ये कहाँ गया? ये वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने इसको फिट करना है, ठीक है। तो अब आगे आप लिखो, इन दिस केस CFO हैज इन्फॉर्म आतिफ that if M&Z is able to list the shares at a higher price, जरा शॉर्ट कर लो, in this case, अच्छा ये इतनी देर लगती नहीं है अगर आपको तेजी से लिखना आता हो तो, ठीक है ना। in this case, ये आप जहां से देख के लिख रहे हैं, एक लाइन याद थी बाकी नकल। in this case, CFO has informed Atif that if M&Z is able to list the shares at a higher price, all managerial staff would be given an additional bonus this year. तो पढ़ ले फिर। सर आप प्रोफेशनल बिहेवियर। ये मंडे को एक शादी पे गए, काफ़ी स्टूडेंट्स भी आए हुए थे उस शादी के ऊपर इत्तेफाक से। वो मेरे एक स्टूडेंट की ही वो शादी थी और फिर वो अब उस्ताद है थोड़ा सा, तो बच्चे आए हुए थे, तो मैंने कहा खाना खुल गया, मैंने कहा यार मैंने ना इस दफ़ा भी बच्चों को एग्जाम्पल एथिक्स पढ़ाते हुए दी थी, कहीं शादी पे जाओ तो खाना खुलते ही ना टूट पड़ना कि प्रोफेशनल लोग क्या कहेंगे, यार सीएस ऐसे होते हैं। तो यार आप लोग जाओ, मैं अभी बैठा हूँ यहाँ, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो पढ़ेंगे एथिक्स, तो पढ़ाएंगे एथिक्स, तो अप्लाई भी करेंगे एथिक्स, ठीक है। वैसे वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, सारी ऐसे ही थे आप जैसे अच्छे अच्छे बच्चे। तो if M&Z is able to list the shares at a higher price, all managed staff would be given an additional bonus this year. ठीक है। So this will create a self-interest threat for Atif. ठीक है जी। So this will create a self-interest threat for Atif. आ गया ना फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। इसको थोड़ा अभी मैं तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ, मतलब पहले जुमला अलग दूसरा अलग। आप थोड़े से बेहतर हुए ना लिखने में, आप एक ही जुमले में सब कुछ फिट भी कर दिया करोगे। वो भी मैं भी करवा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल बेस लेवल के ऊपर लिखवा रहा हूँ कि हर बच्चा ये लिख ले और हर बच्चा ये कर सके, फिर उसके बाद थोड़ी इंप्रूवमेंट लाएंगे, ठीक है जी। नंबर 2 लिखें, इंटिमिडिएशन थ्रेट। 6-7 अटेम्प्ट से पढ़ा रहा हूँ, कभी भी मैंने ये याद नहीं किए, क्योंकि मैंने पर्चा देना नहीं, और देना होता तो सिर्फ इतनी लाइन याद करता और ऐसी प्रैक्टिस करता, और ऐसे ही बच्चों ने किया और वो पास भी हो गए, फायदा भी हुआ, ठीक है। तो इंडिविजुअल थ्रेट के नीचे लिखेंगे, इट इज अ थ्रेट दैट अ सीए विल बी डिटर्ड फ्रॉम, स्टॉप्ड लिख लेना, फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली बिकॉज ऑफ प्रेशर, including attempts to exercise undue for the accountant, for example, and encounters an aggressive and dominating. यार ये कितना बहुत लेंथी लग रहा है, चलो फिर सही है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर निकाल दें, ठीक है भाई, इतना काफ़ी है फिर, ठीक है काफ़ी है जी। बेटा प्रेशर शो नहीं हो रहा, यही तो इम्पोर्टेंट बात है कि बॉस का, मैंने क्या बोला आपसे, यहाँ पे तो उसने कहा है ना कि उसने 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 आस्का है, यहाँ पे वो कहता है ना उसने रिक्वेस्टा है, तब भी वो बॉस है। बेटा प्लीज आप टाइम पे आया करें, बेटा प्लीज आप खड़े हो जाएं, बेटा प्लीज आप खड़े हो जाएं।
बड़ा तू बड़ा बनता है तो ना खड़ा होकर दिखाता, मैंने तो प्लीज किया था, क्या हुआ? इसको कहते हैं इंटिमिडिएशन थ्रेट, ठीक है? इंटिमिडिएशन थ्रेट क्या है? मैं बॉस तो नहीं हूं, लेकिन मैं सीनियर हूं, मैं डोमिनेटिंग हूं आपके लिए, क्लास में उस्ताद हूं ना, नहीं मजाक नहीं, ये मैं समझाने के लिए कह रहा, मैं उस्ताद हूं तो मेरा डोमिनेटिंग रोल है क्लास के अंदर। अब मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं तो बुजदार को पता है ये रिक्वेस्ट नहीं है, बेटा प्लीज चुप कर जाओ, इसे पता है कि थोड़ा सा और मैंने बोला ना तो चपेट भी इसने मार देनी है, क्लास से भी निकाल देना, ठीक है? तो उस प्लीज के पीछे उसको पता है कि क्या चल रहा है, ठीक है? इंटिमिडिएशन थ्रेट, ठीक है? साथ वाले को कहता है अब समझ आइए तो, इट इज अ थ्रेट दैट अ सीए विल बी डिटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली बिकॉज ऑफ प्रेशर्स इंक्लूडिंग अटेम्प्ट्स टू एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर द अकाउंटेंट। फुल स्टॉप के बाद आगे लिखो, as CFO is the boss and Atif is subordinate to him, he will feel the intimidation threat, ठीक है जी? हैं? He will feel the इंटिमिडिएशन थ्रेट। अच्छा जी, अभी बात खत्म नहीं हुई, लेकिन अब अगली बात जो है ना वो मैं आपको लिखवा नहीं रहा, बहुत होगी, आप लोगों ने मुझे बहुत कर दिया आज, अब वैसे ही पढ़ानी नहीं होती, इसके सोल्यूशन में अब मैं आऊंगा। आगे वो कहता है जी, पहली बात क्या कही उसने, बताओ हाउ सीएफओ इज इन ब्रीच। हमने कहा जी बता दिया कि जी ये मामलात हैं, उसने ये ब्रीच किए हैं। उसके बाद स्टेट द पोटेंशियल थ्रेट्स दैट आतिफ मे फेस। हमने कहा जी आगे और कुछ, उन्होंने कहा जी फिरोजी रंग वाला आज आया ही नहीं। ही शुड, हाउ ही शुड, कौन जो थ्रेट फेस कर रहा है वही रिस्पॉन्ड करेगा ना। अब बारी आती है, कौन पूछा था यहाँ से, कोई पूछ रहा था, तुमने पूछा था कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या करेंगे? तो भाई सबसे पहली बात, घर में झगड़ा हो जाए ना कोई, तो पहले घर के बड़ों को बुला लेना चाहिए, बाहर नहीं पहले ही चले जाना चाहिए। तो तरतीब जरा ध्यान में रखना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये कहाँ, ये वैसे तो ये सफ़े जो ऊपर गए थे ना कि अभी आपने पढ़ने हैं, ये वाले, ये जो अभी आपने नहीं पढ़े, इनके अंदर ये लिखा हुआ था, थोड़ा सा पढ़ाया था, आपको याद होगा, प्रिपेयर इन्फॉर्म, नहीं यहाँ नहीं, कहीं पे पढ़ाया तो था, नहीं पढ़ाया अभी तक, ये नहीं, चलो कोई बात नहीं, बहरहाल कुछ चीजें अभी रहती भी। हाँ वैसे जमानी कहा था शायद कि यार ये देखो ये पढ़ना है, इसके अंदर ये बातें कह रहा है, रिलाइंग ऑन वर्क कह रहा है, फिर उसके बाद ये कुछ स्टेप्स हैं, कंसल्ट करना है, ये सारी बातें ऐसे मैंने ऐसे कहा था कि ये पढ़ना है, सामने आई थी। अब जरा बताता हूँ कहाँ से याद करनी है, ठीक है? खैर चले छोड़े, पढ़ना तो फिर भी सारा है। पहली बात, आप सबसे पहले तो अपने सीनियर्स से मशवरा करेंगे, ठीक है? बाकी सीनियर्स भी तो होते ही हैं, ठीक है? सीएफओ ने कहा है तो आप सीईओ के पास चले जाएंगे, आप डायरेक्टर्स के पास चले जाएंगे, आप ऑडिट कमेटी के पास चले जाएंगे, इंटरनल ऑडिटर के पास चले जाएंगे, ऑडिटर को फिलहाल छोड़ो, एक्सटर्नल इंटरनल एक जैसे ही हो जाते हैं अक्सर, ठीक है? आप ऑडिट कमेटी के पास चले जाते हैं, डायरेक्टर्स ही होते हैं उसके अंदर। आप अपनी कंपनी की विसल ब्लोइंग पॉलिसी को देखते हैं। विसल ब्लोइंग पॉलिसी शिकायत लगाने की पॉलिसी होती है, जहां पर थोड़े एम्प्लॉयज हों तो ज़्यादा मसला नहीं होता, जहां पर ज़्यादा एम्प्लॉयज हों तो ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए पॉलिसीज बना देती हैं कंपनीज, ठीक है? तो वो कंपनीज की तरफ आप जाकर, वो पॉलिसीज की तरफ जाके आप देखोगे, वहां से मसला हल होता है नहीं होता। और जब कुछ समझ नहीं आएगी तो फिर बाहर निकलोगे तो आप आईकैप के पास जाओगे, इंटरनल ऑडिटर को बताओगे, अगर वो बाहर का है एक्सटर्नल ऑडिटर को बताओगे जो होता ही बाहर से है, ठीक है? यानी कि आप बाहर निकल गए हैं, आईकैप में चले गए, एससीसीपी के पास चले जाओगे, यानी रेलेवेंट अथॉरिटीज के पास चले जाओगे, लीगल काउंसल अपने लॉयर से मशवरा कर लोगे, ठीक है? और जब कुछ भी नहीं बन पाएगा तो फिर आखिर में रिजाइन करोगे। अब बच्चे पता क्या करते हैं, हाउ शुड आतिफ रिस्पॉन्ड, ही शुड रिजाइन, गल मुकी, और रिजाइन नहीं, ऐसे कैसे रिजाइन, ठीक है? तो पढ़ते हैं, ठीक है? इसका सोल्यूशन जो है ना, पेज नंबर, जी बेटा ये देखें, अवेलेबल सेफगार्ड्स, पेज 577 पर अवेलेबल सेफगार्ड, यहीं से याद कर लेना।
जी, इफ दिस थ्रेट इज सिग्निफिकेंट आतिफ शुड कंसल्ट विद सुपीरियर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अपने सुपीरियर से बात करे, ये सारे सुपीरियर्स हैं, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट, खत्म ही हो जाए, और रिड्यूस इट टू एन एक्सेप्टेबल। तो ये लाइन अच्छी है, ये याद रख लेनी है आपने, ठीक है ना, कि आपने क्या कैसे रिस्पॉन्ड करना है जी। आप अपने सीनियर से मशवरा करें ताकि या तो ये थ्रेट एलिमिनेट ही हो जाए या फिर कम अज कम एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाए, ठीक है। वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, अगर ये नहीं हो सकता फिर क्या करे आतिफ। सबसे पहले तो आतिफ अपने बॉस सीएफओ कहे सॉरी सर मैं नहीं ये काम कर सकता, आप किसी और को अकाउंटेंट रख लें, मैं यहाँ पे टी बॉय लग जाता हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ ही नहीं, मैं नहीं ये गलत काम कर सकता। तो सबसे पहले क्या करे, आतिफ शुड रिफ्यूज टू रिमेन एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन विच इज और मे बी मिसलीडिंग, ठीक है। वो कहे जी मैं नहीं इंफॉर्मेशन बनाने लगा, ठीक है, मैं नहीं ये काम कर सकता। उसके बाद बॉस ने, जाहिर सी बात है बॉस है, बॉस तो बॉस है, ठीक है ना, उसे भी आंखें दिखानी है। शुड कंसिडर इन्फॉर्मिंग डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के पास चला जाए कि जी बॉस ये काम करने को कह रहा है, गलत काम करने को कह रहा है। कंसल्ट पॉलिसीज एंड अच्छा, अब मसला ये है कि ये तो अब क्या कर सकते हैं, तो अपनी अपनी सोच की बात होती है, ठीक है। चलें, कंसल्ट द पॉलिसीज एंड procedures of company with respect to ethics और whistle blowing policy and address the matter internally। अभी भी हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं बड़ों को बिठाकर, ठीक है। तो कोई पॉलिसीज प्रोसीजर्स बने हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कोई विसल ब्लोइंग पॉलिसी है, शिकायत लगाने का हमने कोई मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि भाई फलां ने फलां को मसला महसूस हो तो फलां सीनियर के पास शिकायत लगे, फलां बंदा फलां डायरेक्टर के पास चला जाए, वो सीईओ के पास चला जाए, कोई मैकेनिज्म है, विसल ब्लोइंग पॉलिसी है, तो उसको जो है वो आप जाकर जो है वो एड्रेस करने की कोशिश करें, उसको यूज करके। फिर ना काम हो तो यहाँ तक देखो, रिफ्यूज कर दें, डायरेक्टर्स के पास जाए, पॉलिसीज देखे, सीनियर से मशवरा तो कर ही आया था, ठीक है। कंसिडर कंसल्टिंग विद रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडी, आई कैप, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब बात बाहर निकल गई है, ठीक है। तो बात बाहर निकलेगी तो जरा कॉन्फिडेंशियलिटी का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर, लीगल काउंसिल, वकील से मशवरा कर लो, मैं जरा वकील से मशवरा कर लूँ, ठीक है। और इन्फॉर्मिंग थर्ड पार्टीज और अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज इन लाइन विद आईकैप गाइडेंस ऑन, यानी अगर बात बाहर निकल गई है तो आप समझते हैं जिनके जो इफेक्ट हो सकते हैं उनको आप इन्फॉर्म कर दें तो कर दें, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये आईकैप की गाइडलाइंस के अंदर रहते ही होनी चाहिए, ठीक है। ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, ठीक है, फिर जाके अगर कुछ भी ना बन पाए तो कहीं से भी ना सुनवाई हो तो रिजाइन करें। अच्छा, मजे की बात यह है सिर्फ रिजाइन नहीं, इसके बाद भी एक पॉइंट होता है, वो मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊंगा ना जब नोट्स में, ये जो मैंने आपको कहे सफ़े रहते हैं तो इसके अंदर लिखा होगा ये डॉक्यूमेंटेशन। कल कला को गड़े मुर्दे उखड़ जाते हैं, कोई आ जाता है भाईजान ये जो काम हुआ है इसमें आप भी शामिल थे, तो आप कहोगे ना। अब वो बातें आपको उस वक्त एज इट इज याद रह जाएं, तो जब आज रिजाइन करके घर आओ तो डॉक्यूमेंटेशन कर लो, ये भी एक स्टेप है, ये भी किसी और सवाल में देख लेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन कर लो कि फैक्ट्स क्या थे और अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन से थे, जिन या स्टैंडर्ड कौन से इन्वॉल्व थे जिसके अंदर वो कह रहे थे ये एंट्री ना करो, ये काम ना करो। फिर कम्युनिकेशन एंड पार्टीज, किस किस से मैंने जाके शिकायतें लगाई, डिस्कस किया, और क्या कोर्स ऑफ एक्शन मैंने कंसिडर किया और कैसे मैंने अटेम्प्ट किया इसको, ये डॉक्यूमेंटेशन कर लो। ये भी एक, इसका सिर्फ वहाँ आपने जो सेफ गार्ड्स लिखने हैं वहाँ पे सिर्फ इतना लिख दीजिएगा कि अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एनकरेज टू डू द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोसेस फॉलोड। एक बात लिख दोगे फायदा हो जाएगा। उसका फायदा असल में भी ये होगा, कल कल को 2, 4, 5 साल बाद कोई केस खुल जाता है तो आपको सारी चीजें याद होगी क्योंकि आपने डॉक्यूमेंटेशन करके रखी हुई होगी उसकी, ठीक है ना। किसके पास गया था, फलां को ईमेल की थी, उसका प्रिंट है, फलां से ये जवाब आया था, फलां के पास में गया था, फलां से मैंने ये जिक्र किया था और फिर मैंने रिजाइन कर दिया था, ये देखें, ठीक है ना। सही है। तो ये है जनाब एथिक्स। अब आप आ जाएं पास पेपर 5 था ना, ये पास पेपर नंबर 4 जो है ये आपका होमवर्क